नमस्कार. मुंबई तरुण भारतचं वेब पोर्टल महा MTV मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी पर्यावरण प्रतिनिधी अक्षय मांडवकर. नमस्ते, मैं निकिता शर्मा। मैं एज़ अ रिसर्च स्कॉलर कर रही हूँ पॉलिसी एडवोकेसी रिसर्च सेंटर में। तर आज आपण एक महत्त्वाच्या विषयावर गप्पा स्वरूप बोलणार आहोत. विषय आहे, तुम्हाला माहितीच असेल की गेल्या आठवड्यात भारताचा अर्थसंकल्प 2021 आणि 22 हा सादर झाला. भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत नवी दिल्लीत हा अर्थसंकल्प आपल्यासमोर सादर केला. या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा विषय म्हणजे तो पर्यावरण. पर्यावरणाचा अर्थसंकल्प या 2021 आणि 2022 सालामध्ये कसं असणार आहे, याविषयी आज आपण बोलणार आहोत. याविषयी आज आपल्याला निकिता माहिती देणार आहे. तर माझा पहिला प्रश्न निकितासाठी हाच आहे, की निकिता, अ, अ, पर्यावरण अर्थसंकल्प हा सादर झालेलाच आहे. अ, कोणत्या योजनांमध्ये आर्थिक तरतुदी ह्या वाढवलेल्या आहेत आणि कोणत्या योजनांमध्ये त्या कमी केलेल्या आहेत? पहिल्या तर सुरुवातीला त्याची आम्हाला माहिती देशील? अ, जैसे कि अगर हम बजट के बारे में देखें तो जैसे कि ये खुद ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन था जिसमें ये बजट बना है, तो उसका इन्फ्लुएंस हमें एनवायरनमेंट के बजट में भी दिखता है। जैसे कि अगर हम देखें कि इस साल का बजट 2.8 लाख करोड़ था, जो कि लास्ट ईयर 3.1 लाख करोड़ था। और अगर उसी तरीके से अगर हम डिफरेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स है, उसमें देखा जाए तो जैसे कि एनवायरनमेंट नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट है, इसमें कम हुआ है। बट जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है उसमें एक्चुअली बहुत ही इंटेलिजेंटली बजट जो है लास्ट ईयर से इंक्रीज किया गया है, जैसे कि कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तो इसको जब हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो बजट इंक्रीज किया गया है। तू आता एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडलास, की जिथे आर्थिक तरतूद वाढवण्यात आलेली आहे, ते म्हणजे प्रदूषण नियंत्रण. हम्म। खास करून जेव्हा मी अर्थसंकल्प पाहिला, त्यावेळेस एअर पोल्युशन, वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी यंदा अर्थसंकल्पात एक विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे, आर्थिक तरतूद. त्याविषयी आम्हाला थोडीशी माहिती देशील? हाँ, इस बार के बजट में एक्चुअली जब तो स्पेशली जो 42 अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ है, उसमें जो एयर पॉल्यूशन है, उसको कम करने के लिए स्पेशली जो बजट एलोकेट हुआ है, वो अप्रॉक्स 2000 क्रोर्स है, जो एक्चुअली एलोकेट किया गया। बिकॉज़ वे जब हम एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से बहुत इम्पैक्ट करे, तो वो एक स्पेशल फोकस दिया गया इस बार के बजट में। दुसरी एक महत्त्वाची पॉलिसी म्हणजे जेव्हा स्क्रॅप पॉलिसी ही आपल्याला पहिल्यांदाच भारतात लॉन्च करण्यात आलेली आहे. वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी ही स्क्रॅप पॉलिसी बेसिकली आणण्यात आलेली आहे. ती आपण लागू करतोय असं सांगण्यात आलेलं आहे. नेमकं ही स्क्रॅप पॉलिसी पॉलिसी कशी आहे? आणखी इतर देशांमध्ये या स्क्रॅप पॉलिसीविषयी काही योजना आहेत का? तिथेही कशा पद्धतीने चालू आहे? याविषयी थोडंसं सांगशील? तो इस बार के बजट में जो स्क्रैप पॉलिसी उसे भी बहुत ध्यान दिया गया है। जब हम देखते हैं अदर कंट्रीज, तो अदर कंट्रीज में भी है पॉलिसी, जैसे कि यूके, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, वहां पर स्क्रैप पॉलिसी है। बट व्हाट एग्जैक्टली स्क्रैप पॉलिसी जो है कि आपकी गाड़ी जो बहुत पुरानी होगी, बिकॉज जब पुरानी गाड़ियां होती है बहुत फ्यूल कंजम्पशन करती है, जो डायरेक्टली आपके एयर पोल्यूशन में बहुत इम्पैक्ट करती है। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए, तो जैसे कि कमर्शियल हो गई, तो कमर्शियल के लिए 20 ईयर्स, कमर्शियल के लिए 15 ईयर्स, और पर्सनल जो है उसके लिए 20 ईयर्स का ईयर दिया गया है। तो उसके बाद आपको आपकी गाड़ी स्क्रैप में देना है, जहाँ पर उसे डिसमेंटल किया जाएगा, फिर रिसाइकल, वो एक्चुअली डिटेल पॉलिसी में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वो आना बाकी है। तो इस हिसाब से जो स्क्रैप पॉलिसी है, जो एयर पोल्यूशन है, जो कार्बन एमिशन है, और एक्चुअली इसका इम्पैक्ट ये भी होगा कि आपका जो इम्पोर्ट है ऑयल का, वो भी बहुत कम हो जाएगा। और जो एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो एक उसको भी बूस्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देख के स्क्रैप पॉलिसी इस बार इनिशिएट की गई है। तर निकिता, ही जी काही स्क्रॅपिंग पॉलिसी आहे, ती अंमलात आणताना काही आकडेवारी आपल्यासमोर आहे का? की किती वाहनं आपल्याकडे आहेत, की जी जुनी आहेत आणि ही स्क्रॅपिंग पॉलिसी त्याच्यामुळेच नक्की ती वाहनं अस्तित्वात असल्यामुळेच नक्की आणलेली आहेत का? तशी काही आकडेवारी आपल्याकडे आहे का? हो, एक्चुअली जो स्टैटिस्टिक के बारे में आप कह रहे हो, तो जो हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने खुद बताया था कि 51 लाख लाइट मोटर्स व्हीकल है जो 20 साल पुराने हैं। और जब कमर्शियल व्हीकल की बात आती है तो 17 लाख है, जो कुछ 15 ईयर्स से पुराने हैं, और जो विदाउट वैलिड सर्टिफिकेशन घूम रहे हैं, मतलब वैलिड सर्टिफिकेशन नहीं है। और एक्चुअली ये जो पुराने व्हीकल्स हैं, वो बहुत इम्पैक्ट करते, तो वो एक स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिया था। दुसरा मुद्दा म्हणजे स्वच्छ जलशक्ती मिशन.
च्या अनुषंगाने म्हणजे स्वच्छ भारत आणि जलशक्ती मिशन या अनुषंगाने काही महत्त्वाच्या आर्थिक तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. काही मिशन्स आहेत. तर मुळात मी थोडंसं स्वच्छ भारत आणि त्याच्या अनुषंगाने लागून असलेला जलशक्ती मिशन याच्याविषयी थोडंसं आम्हाला सांगशील की तिथे नक्की किती आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि काही मिशन्स आहेत जिथे आर्थिक तरतूद झालेल्या आहेत यंदा? हुँ। तो वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम देखें इस बार हेल्थ का जो बजट है वो एक्चुअली 137% इंक्रीज़ हुआ है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो वाटर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज़ अगर आपका हेल्थ से आपको डील करना है, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास पानी ही नहीं होगा तो आप कैसे फ्यूचर में कर सकते हो? एक नॉर्मल हैंड वॉश कैसे करोगे? तो उस चीज़ को देखते हुए इस बार जो बजट एलोकेशन हुआ है उसमें, जैसे अगर आप देखो स्वच्छ भारत मिशन, तो उसमें जो पहला लेवल था ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, तो अभी जो हम मूव कर रहे हैं इस बार के बजट एलोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ओडीएफ प्लस प्लस, जहां पर अगर आप देखो तो आपका जो फीकल स्लज है, सेप्टिक मैनेजमेंट है, वेस्ट वाटर है, उस सबको मैनेजमेंट करना, रीयूज करना, उस फेज की तरफ हम जा रहे हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 है, वो उसके लिए बजट अलोकेट किया है 1.41 लाख करोड़ अलोकेट किए गए। तो इसका एक इम्पोर्टेंट, एक अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मुझे कहना है कि आपको पता है कि नीति आयोग ने बताया था कि हम वाटर स्ट्रेस रीजन में रह रहे हैं, तो अगर आप अपना वेस्ट अच्छे से मैनेज कर पाओगे, स्पेशली जो वेस्ट वाटर है, और उसको ट्रीट करके रीयूज और रिसाइकल करोगे, तो आपका जो वाटर का डिमांड और सप्लाई गैप है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से जिस एरिया में जो लेस वाटर है, बाकी जहाँ पर पानी नहीं मिलता, हम उस चीज को शिफ्ट कर सकते हैं। म्हणजे माझा एक प्रश्न इकडे असा आहे, की ह्या अनुषंगाने म्हणजे हे आपण ही जी योजना आहे, स्वच्छ भारताचं दुसरं आता आपलं मिशन असेल, की सांडपाणी जे आपलं आहे हम्म। निर्माण होणारं, ते कसं आपण स्वच्छ करू शकतो, हम्म। त्याच्यासाठी काय यंत्रणा निर्माण करू शकतो, त्या अनुषंगाने आता आपण पुढे वाटचाल करणार आहोत. बरोबर? यस, और बहुत सारे हैं जिसमें देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, फिर जो सेग्रीगेशन है, तो ओवरऑल पोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो उसमें वेस्ट वाटर एक इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे कि आप डिमांड ऑफ वाटर जो है और सप्लाई वो कम कर सकते हैं, बट पोल्यूशन जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो डायरेक्टली आपके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपको हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हो, तो वो सारी चीजें लेके, तो ओवरऑल वेस्ट, उस पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते थ्रू सेग्रीगेशन मैनेजमेंट एंड रीयूजिंग, तो उस चीज पे फोकस किया गया है। एनर्जीच्या अनुषंगाने जे काही मिशन्स आहेत, त्यांच्यामध्ये भरपूर आपण आर्थिक तरतूद केलेली आहे. म्हणजे एनर्जी वाचवण्याच्या अनुषंगाने आपण एक पुढे पाऊल टाकतोय. त्यातले 2 मुद्दे म्हणजे 2 मिशन म्हणजे एक सौर ऊर्जा आणि एक हायड्रोजन एनर्जी मिशन. तर मला पहिला सौर ऊर्जा मिशनमध्ये काय तरतुदी झालेल्या आहेत, काय आर्थिक तरतूद आहे आणि हे मिशन नेमकं काय आहे त्याच्याविषयी सांगशील? तो जो सोलर एनर्जी है, वी ऑल नो कि वी आर मूविंग, हम हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको फोकस करें। इट वाज एक्चुअली द विजन विच इज इंडिया गोइंग टूवर्ड्स, तो उसी को लेते हुए बजट भी अलोकेट किया, जैसे कि 1000 करोड़ है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1500 करोड़ जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया है। तो इट इज मूविंग टूवर्ड्स आर रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पर हम हमारा कार्बन एमिशन, जो हम पेरिस अग्रीमेंट साइन किए, जहां पर हम हमारा कार्बन एमिशन कम करना चाहते, और सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के पास जाते हुए हम हमारा एक्चुअली जो इम्पोर्ट ऑफ ऑयल है वो भी कम कर सकते। और एक और चीज इम्पोर्टेंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, वी आर हेविली डिपेंडेंट कि हम इंपोर्ट करते हैं सोलर इक्विपमेंट्स हो गए, तो उसी चीज को लेते हुए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से क्या किया है, जो सोलर लैंटर्न्स, इन्वर्टर्स होते हैं, लैंप होते हैं, उस पे जो ड्यूटीज है उसको 5 to 15 और 5 to 20 उसको इंक्रीज किए। तो ये एक है जो हमारा आत्मनिर्भर भारत जो थीम है, और इंडिया नेशन जो फर्स्ट है उस चीज को लेते हुए, तो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चर है, डोमेस्टिक्स है, उन सबको आगे लेते जाते वक्त। ह्यातलं दुसरं एक महत्त्वाचं मिशन म्हणजे हायड्रोजन मिशन. हे मिशन नेमकं काय आहे त्याच्याविषयी सांगशील? तो हाइड्रोजन है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग, बट इस बार के बजट में जो एक्चुअली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो फोकस किया है, प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन एनर्जी। नाउ हमें पहले ये अंडर, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है, उसी एम को लेते हुए
कि हाइड्रोजन एनर्जी जो है उसको अगर हम ग्रीन सोर्सेज जो रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए तो उसके थ्रू अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा डिकार्बनाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा, जो एक्चुअली हम पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू चाहते हैं, जो कार्बन एमिशंस है। तो जो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जो हाइड्रोजन है उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। और ये कोई मतलब इंडिया इस मिशन को लेके जा रहा है, बट अगर हम इंटरनेशनली देखें बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूरोपियन यूनियन है, फिर चाइना है, साउथ कोरिया है, ये सारी कंट्रीज एक्चुअली उनकी पॉलिसीज है, दे आर एमिंग टूवर्ड्स फ्यूचर। एंड इसी हिसाब से इंडिया भी एक पॉलिसी डेवलप करने वाला है हाइड्रोजन एनर्जी के लिए। एक डीप ओशन मिशन म्हणूनही आपण काम करतोय या एका योजनेवर, एका मिशनवर. ती नेमके मिशन काय आहे? किती किती आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे आणि ते का महत्वाचं आहे? डीप ओशन मिशन, अभी ये जो डीप ओशन मिशन है इस साल के बजट में 4000 करोड़ अलॉट किए हैं फॉर 5 इयर्स। तो अभी ये जो डीप ओशन मिशन है, तो एक ये है कि जब ओशन की बात आती है, हम है ना एक्चुअली सिर्फ 11% ऑफ जो रिसोर्सेज या जो स्पीसीज है वो हम जानते हैं ओशन के बारे। तो उसी चीज को लेके जो कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी है, एक्सप्लोर करना, सर्वे करना डीप ओशन के बारे में, उसी की तरफ जा रहा है। एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब हम देखें तो चाइना, बाकी सारी कंट्रीज ओशन के रिसर्च में आगे है। और अगर हमें इसका एक ये एम भी है कि जो इंडियन ओशन है वहां पर अपनी स्ट्रैटेजी एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी है, हमारा इन्फ्लुएंस जो है स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसी को लेते हुए डीप ओशन मिशन उसी को लेके गया है। तर आर्थिक संकल्प हा आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहेच. त्याच्यामधल्या काही तरतुदी या इतर विभागासाठीही महत्त्वाच्या आहेत. पण त्या पर्यावरण विभागासाठीही महत्त्वाच्या आहेत. कारण आपण संपूर्ण आपली ही पृथ्वी ह्या एका पर्यावरण चक्रात चालते आणि त्याचं संवर्धन करणं, त्याचं रक्षण करणं हे आपलंच कर्तव्य आहे. नक्कीच कोरोनामुळे काही पर्यावरण मंत्रालयाच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये नक्कीच घट झालेली आहे, कपात हम्म। करण्यात आलेली आहे. पण काही नवीन योजना, काही नवीन मिशन्स या माध्यमातून आपण हवामान बदल हा जो काही इम्पॅक्ट आहे आपल्या पृथ्वीवर पडतोय, त्याला टॅकल करण्यासाठी काही नवीन मिशन, नवीन योजनांमध्येही काही आर्थिक तरतुदी नक्कीच करण्यात आल्या आहेत. ज्या भारताला पर्यावरण रक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी नक्कीच मदत करतील. आमचं हे तुम्हाला पर्यावरणाचं विवेचन, पर्यावरण अर्थसंकल्पाचं विवेचन तुम्हाला कसं वाटलं? आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि महाएमटीबीचा फेसबुक पेजला लाईक करा आणि आमचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूब पेजला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. थैंक यू।